ड्यूटीज हैं, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, अगला होता है संविधान का भाग 5। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान का जो भाग 5 है ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, और हमारे संविधान का लॉन्गेस्ट पार्ट या सबसे लंबा भाग ही कहलाता है संविधान का भाग 5, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द यूनियन या संघ के बारे में। यानी कि वो सारे के सारे प्रोविजंस जो केंद्रीय स्तर पर लागू होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पर प्रोविजंस होते हैं, उन्हीं के बारे में हम भाग 5 में पढ़ते हैं। और भाग 5 मिलकर बना है यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन जुडिशरी से, जिसमें यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय कार्यपालिका में हम बात करते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, संघ का मंत्री परिषद, और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में। और फिर इसमें हम बात करते हैं अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले संविधान के भाग 5 से संबंधित आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में किया गया है। और आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ही भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, एंड ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट आर्टिकल 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन या संघ की कार्यपालिका की शक्तियां। आर्टिकल 53 कहता है ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति स्वयं या अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अपने मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। इसीलिए आप कह सकते हैं द ज्यूर हेड ऑफ यूनियन। इसीलिए आप कह सकते हैं द ज्यूर हेड ऑफ यूनियन इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द ज्यूर का मतलब होता है बाय लॉ या विधि के तहत, कानूनन। विधि के तहत या कानूनन तो भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रैक्टिकली सारी की सारी शक्तियों का इस्तेमाल भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं द फैक्टो हेड ऑफ यूनियन इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द फैक्टो का मतलब है प्रैक्टिकली या वास्तविक तौर पर। तो आर्टिकल 53 ये प्रोविजन करता है कि संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के ही पास होंगी, राष्ट्रपति में ही निहित होंगी, जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति खुद करेगा या संघ के मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और संघ के परिषद या मंत्री परिषद का ही प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या भारत का प्रधानमंत्री। इसीलिए राष्ट्रपति प्रैक्टिकली अपना सभी कार्य या अपने सभी काम प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रमुख, लेकिन द ज्यूर हेड ऑफ यूनियन इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है आर्टिकल 53। इसके बाद है आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान के प्रियम्बल या प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द या गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि भारत को हमेशा जो राष्ट्र अध्यक्ष मिलेगा वो एक इलेक्टेड होगा, वो निर्वाचित होगा, उसका पद कभी भी अनुवांशिक या हेरिडिटरी नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाता है, और हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें राष्ट्रपति को वोट करने के लिए राष्ट्रपति का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं निर्वाचक मंडल। और आप जानते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है।
और इस राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स या निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स या निर्वाचित सदस्य। वो 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित या इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और साथ में दिल्ली और पौंडीचेरी में भी तो क्या है, विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, जिसमें है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर हम राष्ट्रपति निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमने एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को अपनाया है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रोसेस से होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। कहने का मतलब राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट नहीं करती है, बल्कि हमारे एमपीज और एमएलएज जो निर्वाचित होते हैं वो वोट करते हैं। इस प्रक्रिया को एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहा जाता है। और आप जानते होंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन का ये जो प्रोसेस है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है। इसी से राष्ट्रपति का क्या होता है, इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कहने का मतलब वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के योग्य है, वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है, जब वो राष्ट्रपति के लिए अपना नॉमिनेशन या अपना नामांकन भरता है तो इसी पद्धति के द्वारा उसका इलेक्शन करवाया जाता है। हाँ जी, तो ये प्रोसेस सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम कहलाता है, जिसको हमने अडॉप्ट किया आयरलैंड से। वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के योग्य है, जब वह अपना नामांकन भरता है और जब उसके लिए चुनाव किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इसका पूरा की पूरी जो प्रक्रिया है, उसका उल्लेख ही आर्टिकल 55 या अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 56, जिसमें है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि या राष्ट्रपति की पदावधि। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 इयर्स, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से लेके 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल के दौरान कभी भी अपना रेजिग्नेशन, कभी भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद त्याग सकते हैं। कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अपना रेजिग्नेशन देते हैं या अपना त्यागपत्र देते हैं, तो आप जानते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? टू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति को। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57, जिसमें है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, यानी कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अब एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर
लेकिन सामान्य तौर पर हमारे संविधान में यह प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 57 में कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर सकता है, आवेदन कर सकता है, और अगर वह पुनः निर्वाचित होता है तो बार बार वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ऐसा केवल एक ही बार हुआ है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेके 1957 और फिर 1957 से लेके 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति जब राष्ट्रपति के पद के रूप में अपना कार्यभार संभालता है और अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो वह फिर दोबारा नामांकन एनरोलमेंट नहीं भरता है फॉर द प्रेसिडेंट। लेकिन संविधान में कोई मनाही नहीं है, आर्टिकल 57 के तहत वो एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन, पुनः निर्वाचित होने के लिए। अगला है आर्टिकल 58 यानी कि अनुच्छेद 58, जिसमें है क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं या अर्हताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वह व्यक्ति सबसे पहले तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, हम प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं और हमारे राज्य या हमारे देश पर किसी भी बाहरी व्यक्ति शक्ति या किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। हम पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न हैं। ये बात हमने अपने प्रियम्बल, अपने प्रस्तावना में साफ साफ कही है। इसके अलावा हिज एज शुड बी मिनिमम 35 ईयर्स, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई भारत का नागरिक है जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पूरी कर चुका है, तभी वो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होगा, योग्य होगा या एलिजिबल होगा। इसके अलावा अगली योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहां पर लाभ के पद का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर, किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और एक और एलिजिबिलिटी ध्यान रखेंगे, ही शुड बी एलिजिबल, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, लेकिन वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो वो व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है वही राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, नामांकन कर सकता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें, तो भारत का कोई भी नागरिक जो कि साक्षर है, जो कि लिटरेट है, यानी कि अपना नाम पढ़ना और लिखना जानता है, वही लिटरेट कहलाता है भारत में, वह राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर सकता है अगर वो बाकी सारी की सारी एलिजिबिलिटीज को क्या करता है, फुलफिल करता है। इसके बाद है आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59, जिसमें है कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यह है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेवर बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर हो। केवल लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन लोकसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए। और अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी का भी सदस्य है तो जैसे ही राष्ट्रपति के रूप में वह अपना पदभार ग्रहण करता है या करेगा, तो उसका जो सांसद के रूप में पद है उसे रिक्त मान लिया जाएगा, उसे खाली मान लिया जाएगा। अगली कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट्स ऑफिस शुड ऑलवेज बी इन नेशनल कैपिटल और नियर टू द सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। तो वो कंडीशन फुलफिल होती है। नई दिल्ली में ही राष्ट्रपति कार्यालय है और नई दिल्ली में ही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगली कंडीशन ये है, आफ्टर इलेक्टेड या निर्वाचित होने के बाद हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड,
निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति के वेतनों में या वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। इसके वेतन और भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन को कम नहीं किया जाएगा। ये कंडीशन भी ही किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन वो दिया जाएगा बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। और आप जानते हैं वर्तमान में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को मिलने वाला जो इमोल्यूमेंट या उपलब्धि है दैट इज 5 लाख रुपीस पर मंथ, उसे 5 लाख रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा अगली कंडीशन जो राष्ट्रपति पद के लिए होती है, ध्यान रखेंगे, अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, किसी भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट को धारण नहीं करेगा, और वह एक सरकारी आवास और यात्रा भत्ते का भी भोगी होगा। ही शुड बी एंटाइटल्ड फॉर अ गवर्नमेंट रेजिडेंस। तो आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, और जितनी भी उनकी यात्राएं होती हैं, जितने भी उनके ट्रेवल्स होते हैं, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 60, जिसमें है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। तो आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय CJI, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में, इसकी गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो ध्यान रखेंगे, द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाएगा। अगला होता है आर्टिकल 61, जिसमें है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब सबसे पहले तो जानना होगा व्हाट इज एन इम्पीचमेंट, क्या होता है महाभियोग। तो ध्यान रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट इज नोन एज इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट कहा जाता है या महाभियोग कहा जाता है। आप जानते हैं आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को विधि के समक्ष विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए आंसरेबल या उत्तरदायी नहीं होते हैं, क्योंकि वो संघ के मंत्रिपरिषद या राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है या कोई भी गैर संवैधानिक कार्य किया जाता है तो राष्ट्रपति को देने के लिए हमारे पास केवल एक सजा है, विच इज इम्पीचमेंट, जो कहलाता है महाभियोग, जो कि एक प्रक्रिया होती है। और वो प्रक्रिया क्या होती है? अगर भारत का राष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक कार्य करता है तो संसद के किसी भी सदन के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब 1/4 सदस्य 1/4 मेंबर्स हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को कसूरवार मानकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति को 14 डेज के लिए नोटिस भेजते हैं। एक 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है और राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की जाती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उसने कोई गैर संवैधानिक कार्य किया है तो वह 14 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र या इस्तीफा दे सकता है। अगर वो 14 दिन के भीतर इस्तीफा दे देगा तो स्वाभाविक सी बात है इंपीचमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने तो खुद अपना पद त्याग दिया। लेकिन अगर वो 14 दिन के भीतर त्याग पत्र नहीं देता है तो उसे अपनी सफाई देनी होगी, और इस प्रोसेस के दौरान राष्ट्रपति की वकालत कौन करेगा? द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, जो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। और अगर 14 दिन के अंदर भी राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र नहीं दिया तो आप जानते हैं इसके बाद इंपीचमेंट प्रोसेस या महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। और संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, जब 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ बहुमत पारित कर देंगे
तो जैसे ही वो बहुमत दोनों ही सदनों में पारित होगा, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं, राष्ट्रपति का पद जैसे ही खाली होगा तो राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए ही तो हमने अमेरिका से, यूएसए से वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का पद लिया है। आर्टिकल 62 कहता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। कहने का मतलब आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वो मैक्सिमम 6 महीने तक खाली रह सकता है। भाई, राष्ट्रपति का पद जैसे ही खाली होगा तुरंत भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 मंथ्स या 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है, जो खाली पद है, उसको भरना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। यानी कि 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन प्रोसेस राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, और 6 महीने के अंदर ही अगले राष्ट्रपति को चुना जाएगा। तब तक वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसका कार्यभार संभाल सकते हैं। और साथ में आर्टिकल 62 ये भी कहता है कि जब तक एक राष्ट्रपति अपने पद पर या जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, अगले राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक राष्ट्रपति या पहला राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, अगर उस पर इंपीचमेंट नहीं लगता है तो। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने के लिए ही हमने एक और संवैधानिक पद लिया, विच इज वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 63 से लेके 71 तक हम बात करेंगे किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 63 प्रोविजन करता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होगा। और ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं, बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही तो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आर्टिकल 65 में है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और इन हिज एब्सेंस। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। कहने का मतलब, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उसके कार्यभार को उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ही संभाला जाएगा। अब राष्ट्रपति का पद 2 तरीकों से रिक्त हो सकता है, एक स्थायी रूप से और एक अस्थायी रूप से। अगर राष्ट्रपति अवकाश पर है, बीमार है या किसी विदेशी दौरे पर है, तो भी तो राष्ट्रपति का पद खाली होगा। तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभाल लेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, ऐसा 2 बार हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, दोनों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग देता है या राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट या महाभियोग लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 65 के तहत वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसका कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 66, जिसमें है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति की ही तरह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान भी अनुच्छेद 66 में किया गया है, और उपराष्ट्रपति के लिए भी उसी प्रोसेस को अपनाया जाता है जिस प्रोसेस से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। बस फर्क इतना है कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज या
निर्वाचक मंडल के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे इसमें शामिल होते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं संसद के सभी सदस्य। ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी। आप जानते हैं लोकसभा में तो अब सारे के सारे निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे लेकिन वो अब नहीं है, उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को भी कंडक्ट कराने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला आर्टिकल 67 में है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की पदावधि जो कि राष्ट्रपति की ही तरह कितनी होती है? 5 इयर्स। लेकिन जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाएगा ये अपने पद पर बना रहेगा। और कार्यकाल के दौरान वाइस प्रेसिडेंट कभी भी अपना त्यागपत्र या अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपकर अपना पद त्याग सकते हैं। अगर भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसे सौंपेंगे? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट या वाइस या राष्ट्रपति को। नेक्स्ट अगला होता है आर्टिकल 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो जिस तरीके से आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति की रिक्त पद को भरने की बात कही गई थी, बिल्कुल वैसे ही उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने की बात आर्टिकल 68 या अनुच्छेद 68 में कही गई है। इसके बाद है आर्टिकल 69 ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाएगी। राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करके ही वह अपना कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 70 जिसमें है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन अदर कॉन्टिजेंसीज, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। केवल राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में ही नहीं और भी अन्य आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 70। आर्टिकल 71 कहता है मैटर्स कनेक्टेड विद और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। आर्टिकल 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उस विवाद का निपटारा करने का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है या जो प्रारंभिक अधिकारिता है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा करने का काम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 72 जिसमें राष्ट्रपति की एक शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी दंड दिया जाता है
कोई भी सजा सुनाई जाती है तो उसे माफ करने की शक्ति, उसे कम करने की शक्ति, उसके ऑर्डर नेचर को बदलने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इवन अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की भी सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति ये अधिकार रखते हैं, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह मृत्यु दंड को भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को माफ करते हैं तो उसके लिए वो किसी से सलाह नहीं लेंगे, बल्कि अपने विवेक से ही वो पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, और भारत के किसी भी न्यायालय में उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 73 में है एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, या संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संसद को अधिकार दिया गया है कि वह संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं संघ के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। सबसे पहले है आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74, जो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा, और ध्यान रखेंगे एंड द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इस मंत्री परिषद का प्रमुख, और इस मंत्री परिषद का प्रमुख सदैव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या भारत का प्रधानमंत्री। इसके बाद आर्टिकल 75 में है अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग मिनिस्टर्स, या मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जैसे कि आर्टिकल 75(1) अनुच्छेद 75 का 1 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और संघ के मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। इसी तरीके से आर्टिकल 75 का 2 ये साफ साफ कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी सदस्य होंगे, यानी कि मंत्री परिषद के जितने भी मेंबर्स या जितने भी मंत्री होंगे, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से सिफारिश करके संघ के किसी भी मंत्री को उसके पद से निष्कासित करवा सकता है, जो कि सामान्य तौर पर होता रहता है। और इसके अलावा आप जानते हैं अनुच्छेद 75 का 3 ये कहता है कि मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी कि जब तक लोकसभा बनी रहेगी बहुमत में तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी चलता रहेगा। लेकिन अगर मौजूदा सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस कंडीशन में आप जानते हैं प्रधानमंत्री और संघ के मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है, इस्तीफा देना होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। एंड ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार भी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है, लेकिन एक प्रावधान ऐसा है महान्यायवादी के पास जिसके तहत ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यताएं वही होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं होती हैं। इसके बाद है आर्टिकल 77 जिसमें है कंडक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य का संचालन। और आप जानते हैं भारत सरकार के सभी कार्यों का संचालन किया जाएगा बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे।
ये बात कही गई है अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एटसेट्रा। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन से संबंधित सारी की सारी जानकारी या सभी जानकारियां किसे दे, राष्ट्रपति को दे। और प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख भी किसमें किया गया है, ड्यूटीज एंड फंक्शंस का उल्लेख आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 में ही किया गया है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघ की कार्यपालिका के बारे में। इसके बाद आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर या संघ की विधायिका के बारे में, जिसमें हम पार्लियामेंट या संसद के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट या संसद। अगला है आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट या संसद का गठन। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की एक संसद होगी और हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर होगा, हमारी जो संघीय विधायिका होगी, वो संसद के